दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस ईडियम्स का मीनिंग क्या होता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस ईडियम पॉइंट ब्लैंक जो ईडियम है इसका मीनिंग क्या होता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ये आउट एंड आउट जो ईडियम है इसका मीनिंग क्या होता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इनफ रोप का प्रयोग किस तरीके से आपके प्रश्न में किया जाता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस ईडियम एंड फ्रेजेस को किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस ईडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग क्या होता है? दोस्तों आज के अपने इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस 1997 से लेकर 2004 का वोकैब का आपका जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज़ के कड़ी में इसके पहले आप लोगों ने सिनोनिम्स को पढ़ा, एंटोनिम्स को पढ़ा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ा, मिसस्पेल्ड को पढ़ा। अब बारी है इसके ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले ईयर में स्विच करेंगे। इसके पहले भी आप लोगों ने ईडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ा है, लेकिन हम आपको बताते चले, रिमाइंड करवाते चले कि वो CHSL 2021 की जो वैकेंसी आई थी जिसका पेपर आपका 2022 में हुआ था, वो उस सीरीज़ का ईडियम्स एंड फ्रेजेस था जिसके 2 पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो आइए हम लोग 1997 से 2004 के इस ईडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ को यहाँ पे शुरू करते हैं और आज के अपने इस क्लास की शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं। दोस्तों मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी SSC अर्थात कोको SSC पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले से बता रखा है कि इंग्लिश आपके SSC के एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे बेहद इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। कैसे है तो हमने इसके बारे में पहले से आपको बता रखा है कि आपका 2 सब्जेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट होता है पूरे SSC के सेक्शन में। हालांकि चारों के चारों सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मेनली आपका जो स्कोरिंग पेपर होता है वो होता है आपका इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। तो चलिए यहाँ पे आप सिंसियर हो जाइए और सिंसियर होके आइए हम लोग यहाँ पे अपने इस वोकैब के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा जो पहला ईडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड, अब जरा मान लीजिए क्लाउड का मीनिंग क्या होता है, तो क्लाउड का मीनिंग होता है बादल, ठीक है। अब हम लोग बादल के नीचे हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या पता है कि बादल कब बरसेगा कब नहीं बदलेगा, ठीक है। मतलब ये जो चीज़ें हैं बादल का बरसना ये कैसा है, ये डाउटफुल होता है, अनसर्टेन होता है, ठीक है। तो अंडर द क्लाउड का मीनिंग भी यही होता है, अंडर द क्लाउड का मीनिंग भी इसी से मिलता जुलता होगा। आइए चलते हैं हम लोग ऑप्शन की तरफ। देखिए यहाँ पे हम आपको 2 बातें बताते चले। ईडियम्स एंड फ्रेजेस के जो क्वेश्चन है वो 2 तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तरीका कि सिंपली अंडर द क्लाउड आपको गिवन हो और इसके ऑप्शन आपसे पूछ लिए जाएं। दूसरा, इस तरीके से आप यहाँ जो सामने क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको पूरा का पूरा एक सेंटेंस गिवन है, पूरा का पूरा एक सेंटेंस आपको यहाँ पे गिवन है और इस सेंटेंस में कहीं पे अंडरलाइन किया हुआ, बोल्ड किया हुआ पार्ट आपको दिखाई देगा और यही वो पार्ट होगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस का और इसका मीनिंग आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पे बताते चलें कि यदि आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी ठीक है, आपकी इंग्लिश यदि थोड़ी बहुत भी ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब सेंटेंस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन ईडियम्स एंड फ्रेजेस का गिवन होता है, यहाँ पे आप इसका मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिराइव करके भी निकाल के और अपना आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। तो अंडर द क्लाउड का मीनिंग क्या मिल रहा था? अंडर द क्लाउड का मीनिंग था हम लोगों का सस्पिशन, शंका, संदेह, डाउट या अनसर्टेन। आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन, एक्सपीरियंसिंग क्लाउडी वेदर, मतलब क्लाउडी वेदर का अनुभव करना कि बादल छाया हुआ है ऐसा अनुभव करना। एंजॉइंग फेवरेबल लक, मतलब आपका जो फेवरेबल लक है उसका मजा लेना, आनंद उठाना। अंडर सस्पिशन में भी हो सकता है। आगे बढ़े। अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के दौरान होना, ऑब्जर्वेशन में होना, ठीक है। तो अब हमारा जो आंसर था, हमारा आंसर क्या बनेगा? तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसके पहले के भी वोकैब के सारे क्लासेस में हम आपको बताते रहे हैं कि जहाँ तक हो सके हम लोगों को इंग्लिश को रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको लॉजिकली समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ईडियम एंड फ्रेजेस जो है ये पूरा का पूरा इस तरीके से आप समझ सकते हैं और समझ के इस तरीके से आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन को बिना रटे भी बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते चलते अपने अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए, वी हैव अपील्ड टू हिम। सीधा आते हैं हम लोग यहाँ पे ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। यहाँ देखिए हॉर्स, अब हॉर्स का मतलब तो आपको बचपन से पता है, घोड़ा, डेड का मतलब मरा हुआ। अब फ्लॉग, फ्लॉग का मीनिंग आप भूल भी जाइए, या फ्लॉग का मीनिंग मान लीजिए खींचना, लगाना, ठीक है। बात समझिए, ठोकना, पीटना। तो घोड़ा कैसा है? मरा हुआ, ठीक है। अब मरे हुए घोड़े को आप घास खिलाइए,
ठीक है, उसको उसका जो रस्सी होता है, लगाम होता है, ठीक है, आप उसको खींचिए, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, घोड़ा चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन फिर भी आप बचपने तौर से या बचपन में जिस तरीके से बच्चे शरारत किया करते हैं उसी तरीके से आप घोड़े का लगाम फिर खींचे, उसको ठोके पीटे, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, घोड़ा चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मतलब ये कि आप उस घोड़े के साथ जो करने का प्रयास कर रहे हैं या आप जो कुछ भी उसके साथ कर रहे हैं, ये सब का सब आपका टोटल जो एफर्ट है, प्रयास है, ये कैसा है? सब मीनिंगलेस है, यूजलेस है, बेकार का है। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग होता है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मीनिंग क्या होता है? तो मतलब होता है यूजलेस एफर्ट करना, यूजलेस एफर्ट करना। ठीक है, आ जाइए, रिलेटेड ऑप्शन को हम लोग ढूंढने का प्रयास करें। रिपीटिंग आर रिक्वेस्ट, मतलब अपने रिक्वेस्ट को बार बार रिपीट करना। मेकिंग हिम सी रीजंस, मतलब उससे कारण जानना। ठीक है, या किसी चीज़ का कारण जानना। बीटिंग अबाउट द बुश, अब ये देखिए, ये खुद एक ईडियम सनफ्रेज है, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश जो है, बीट अबाउट द बुश, ये होता है ईडियम सनफ्रेज, बीट अबाउट द बुश। अब ये बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है मुद्दे के बात को मत कीजिए। ठीक है, मतलब आप पॉइंट ब्लैंक रेंज समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ब्लैंक रेंज की बात हम नहीं कर रहे, मतलब जो काम की बातें होती है, जो मुद्दे की बात है, जो मेन थीम है, उसको छोड़ के बाकी सब इधर उधर गोल गोल की बातें आप कीजिए, इधर उधर की बातें कीजिए, बट ऑन द टॉपिक आप मत आइए। ठीक है, ये होता है बीट अबाउट द बुश। ठीक है, इधर उधर की बातें करना, अगल बगल की बातें करना या घुमा फिरा कर बातें करना। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन ढूंढें। अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट। देखिए यूजलेस एफर्ट मिला, मतलब ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मिल गया हमारा यूजलेस एफर्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लुक डाउन अपॉन। ये देखिए, ये एक फ्रेजल वर्ब है जो हम लोग फ्रेजल वर्ब के सेक्शन में कवर करेंगे। ठीक है, फ्रेजल वर्ब बहुत सारे हम लोगों को पढ़ने हैं, सारे के सारे फ्रेजल वर्ब को हम लोग यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे, हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि उन सभी चीज़ों को सीख के आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें और अपना एसएससी में सिलेक्शन करवा के हम सबों को, अपने परिवार को, अपने लाइफ को, सबको एक अच्छा न्यूज आप दें। लुक डाउन, देखिए लुक का मतलब क्या होता है? देखना, डाउन नीचे की तरफ, ठीक है, अपॉन किसी के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब है आप किसी को नीची निगाह से देखिए, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, ये अच्छा आदमी नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है। ठीक है, मतलब आप अपने आप को अच्छा समझें, दूसरे को नीचा समझे, खराब समझे, उसके खिलाफ आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट कम, उसको रिस्पेक्ट दें या उससे नफरत करें, इस तरीके की बात है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड आंसर हम लोग यहाँ पे ढूंढने का प्रयास करें। सिंपैथाइज विद, मतलब किसी के साथ आप सहानुभूति दिखाइए, दुख में हो, मुसीबत में हो, भाई हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको कोई ज़रूरत हो बताना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ठीक है, हेट इंटेंसली, मतलब बहुत ज़्यादा किसी से नफरत करना। बी इनडिफरेंट टू, दोस्तों इसको आप जरूर याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको? तो देखिए ये इनडिफरेंट के साथ टू, ये फिक्स है, इनडिफरेंट टू, इसको रट लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। इनडिफरेंट टू ये हमेशा बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीपोजिशन का ये क्वेश्चन बनता है। इनडिफरेंट टू का मतलब होता है स्टोइक। क्या मीनिंग होता है? स्टोइक। क्या होता है? स्टोइक। ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब होता है स्टोइक, मतलब उदासीन। ठीक है, जिसको पेन और प्लेजर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, न खुशी न गम, इससे वो विचलित नहीं होता, ऐसे लोग को कहते हैं इनडिफरेंट, ऐसे लोग को कहते हैं स्टोइक। ठीक है, तो इनडिफरेंट के साथ क्या आता है? हमेशा और हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट क्या होता है? नफरत, घृणा। ठीक है, तो किसी को घृणा के दृष्टिकोण से देखना, सम्मान देना, ठीक है, या उसको नीचा समझना। तो अब इस इडियम का मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा? अब इस इडियम का मीनिंग हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फेस द म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब आप समझते हैं, फेस का मतलब क्या होता है? तो फेस का दो मीनिंग होता है। फेस का दो मीनिंग, पहला कौन सा? तो म्यूजिक का मतलब संगीत, जो आप एंजॉय करते रहते हैं टीवी पे, रेडियो पे वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस हैं, यूट्यूब सबसे बढ़िया सोर्स है, सोशल मीडिया और भी बढ़िया सोर्स है। आगे बढ़ते हैं। फेस का दूसरा मीनिंग क्या होता है? तो एक मीनिंग हो गया संगीत, दूसरा मीनिंग होता है चेहरा। ठीक है, तीसरा मीनिंग भी होता है, तीसरा मीनिंग इसका होता है सामना करना। क्या होता है? सामना करना। अब फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, इसको ठीक से समझिए। मतलब ये समझ लीजिए कि आपने अपने फैमिली में, जब आप पूरे परिवार के साथ होते हैं, तो मान लीजिए वहाँ पे आपने कोई गलत हरकत कर दी।
ठीक है। कोई अभद्र टाइप का गाना कहीं बज रहा था, ठीक है, आप उसको सुन लिए, या इस तरीके की कुछ भी गलत एक्टिविटी आप अपने परिवार में कर दिए। अब परिवार वाले आपके साथ क्या करेंगे, आपके पापा मम्मी जो भी आपके बड़े हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपकी खिंचाई करेंगे, यानी कि आपके डांट फटकार इस तरीके से करेंगे। अब आपको क्या करना होता है, आपको उस स्थिति का सामना करना होता है, चूँकि आपने गलती कर दी है। तो अब आपने गलती कर दी है तो आपको क्या करना होगा, उसका सामना करना पड़ेगा, परिस्थिति को झेलना पड़ेगा, यही इसका मीनिंग होता है। आइए इसके ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे ढूंढना शुरू करें। गेट फिनिश्ड मतलब किसी चीज़ का समाप्त हो जाना, गेट रिप्रिमांडेड मतलब डांट फटकार लगना, ठीक है, फील सॉरी का मतलब दुखी होना, ये लिसन टू द म्यूजिक मतलब संगीत सुनना, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला इडियम क्या है हमारा, टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक, अब टोकन स्ट्राइक में आप सिर्फ इसको याद रखें, टोकन। अब जरा ध्यान दीजिए, आजकल मैक्सिमम जगहों पे आप किसी भी अच्छे जगह जाते हैं, ठीक ठाक जगह पे भी जाते हैं, कोई मिठाई की दुकान हो, रेस्टोरेंट हो वगैरह वगैरह, ठीक है, तो मिठाई वगैरह की दुकान में, समोसे वगैरह की दुकान में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कई जगहों पे देखिएगा आपको टोकन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, आपको टोकन दिया जाता है। अब आप जरा ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। आपको टोकन जो दिया जाता है तो वो टोकन क्या 1-2 साल के लिए वैलिड होता है। उस टोकन को आप हमेशा के लिए यूज़ करते हैं, लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं, या इधर से टोकन लिए उधर जाके दिए, इधर से टोकन लिए उधर जाके दिए, एक काउंटर से आपने टोकन लिया दूसरे काउंटर पर ले जाके आपने दे दिया। मतलब उस टोकन का प्रयोग हम लोग आम तौर पर कितने टाइम के लिए करते हैं, तो हम लोग आम तौर पर करते हैं थोड़े समय के लिए। कितने देर के लिए, थोड़े समय के लिए वो वैलिड है, थोड़े समय के लिए वो कारगर है, थोड़े समय के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। स्ट्राइक का मतलब होता है प्रयास, ठीक है, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, प्रयास, ठीक है। तो आप प्रयास भूल भी जाइए तो टोकन आपको जहाँ कहीं भी मिले, टोकन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट पीरियड, कम समय वाला। इससे रिलेटेड ऑप्शन आप आइए ढूंढना शुरू कीजिए। टोटल स्ट्राइक मतलब कंप्लीट स्ट्राइक। स्ट्राइक जैसे पुराने ज़माने के फिल्मों में आप देखते थे, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ये लोग क्या करते थे, लेबर यूनियन के साथ मिलके पूरा इंडस्ट्री स्ट्राइक पे, पूरी लेबर स्ट्राइक पे, ठीक है। तो टोटल स्ट्राइक मतलब कंप्लीट स्ट्राइक, मतलब कोई काम नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ केयरफुली प्लान्ड स्ट्राइक मतलब प्लान्ड स्ट्राइक मतलब सुनियोजित तरीके का स्ट्राइक, ठीक है। आगे शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज अ वार्निंग, शॉर्ट स्ट्राइक आया, शॉर्ट इसमें मिला मतलब कम समय वाला हमें मिल रहा है, एक ऑप्शन। अगला ऑप्शन देखें सडन कॉल ऑफ स्ट्राइक। अब यहाँ पे देखें सडन कॉल ऑफ स्ट्राइक, यहाँ पे OFF ऑफ होना चाहिए था। अचानक से जो स्ट्राइक चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उसको खत्म कर देना, कैंसिल कर देना, सस्पेंड कर देना, रोक देना, स्थगित कर देना, ठीक है। अब देखिए तो इन चारों ऑप्शन में कम समय से रिलेटेड हमारा आंसर क्या मिला, हमारा आंसर मिला ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से यदि आप किसी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस को या वोकैब के किसी भी सेक्शन को सीखने का प्रयास करें तो आप इन चीज़ों को बिना रटे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और अपने एग्जाम में इन टेक्निक्स का यूज़ करके यदि कभी आपको कोई नया इडियम्स एंड फ्रेजेस मिले, कोई भी वोकैब मिले, आप उसको आसानी से सॉल्व करके अपना सिलेक्शन तय करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए हमारा फेल फॉल ऑफ हिम। अब सबसे पहले फेल को छोड़ दीजिए, फॉल का मतलब क्या होता है, फॉल का मतलब होता है गलती, मिस्टेक। क्या होता है, गलती, मिस्टेक, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, फेल फॉल ऑफ मतलब क्या हुआ, आप गलती की, अब गलती करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको डांट फटकार, ठीक है, उसका जो बुरा परिणाम होगा उसको भुगतना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड आइए हम लोग आंसर को ढूंढना शुरू करते हैं। क्वेरल विथ झगड़ा करना, गलती की मतलब आप झगड़ा कीजिएगा नहीं। फेल्ट एनवाइड विथ, हाँ आप गलती करेंगे तो आपसे कोई नाराज़ होगा या आप किसी से नाराज़ हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा मीनिंग हम लोग निकाल सकते हैं। एग्रीड विथ मतलब आप किसी व्यक्ति के साथ उसके किसी कंडीशन पे आप एग्री करते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्री के साथ 2 प्रेपोजिशन यूज होता है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं, ये एग्री के साथ 2 प्रेपोजिशन यूज होता है। पहला कौन सा यूज होता है, तो सबसे ज़्यादा आपको यूज होता हुआ दिखाई पड़ता है विथ, सबसे ज़्यादा आपको यूज होता हुआ दिखाई पड़ता है विथ, जो आपको सामने दिख रहा है। अब ये देखिए ये जो एग्री है, एग्री के साथ 2 प्रेपोजिशन, एग्री विथ हम यहाँ लिख रहे हैं समबडी, मतलब ये किसी व्यक्ति के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एग्री के साथ टू यूज़ करना हो या टू कभी लिखा हुआ दिखाई पड़े, या यदि यहाँ पे आपको समथिंग यानी कि नॉन लिविंग थिंग हो, यानी कोई कंडीशन हो, कोई शर्त हो, उस पर यदि आप एग्री करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं टू का, किसका, टू का यूज़ करते हैं। इन सभी चीज़ों को और ऐसे ढेर सारी चीज़ों को हम लोग फ्रेजल वर्ब के अपने सेक्शन में कवर करेंगे, ठीक है।
है। तो चलिए अब आ जाइए यहाँ पे, फिलहाल हमारा आंसर क्या बनेगा, तो फिलहाल हमारा आंसर बनेगा फेल्ट एनॉयड विथ। ठीक है, बात समझ में आ गई। गलती की है तो गलती करने के बाद क्या क्या आपको झेलना पड़ सकता है, आपके साथ क्या क्या घटना घट सकती है, उससे रिलेटेड आप ऑप्शन ढूंढिए, जो ऑप्शन रिलेट करेगा वो होगा आपका आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले। अब ये देखिए, बाई फिट्स एंड स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होता है भाई, तो स्टार्ट का मतलब आरंभ करना, शुरू करना, ये आप समझते हैं। फिट का मतलब समझते हैं, जैसे बहुत गर्मी के दिनों में जब भी कभी आप अचानक से कभी दोपहर में निकलेंगे, ठीक है, और आपको बाहर गर्मी में आने जाने की आदत नहीं हो, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, गर्मी से चक्कर आना शुरू होता है, मूर्छा बेहोशी आनी शुरू होती है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, तो चक्कर आना शुरू करेगा तो आप किसी काम को कर पाएंगे क्या, नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपका जो भी काम चल रहा होगा वो काम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर जैसे ही आप फिट से बाहर निकलेंगे, बेहोशी से, चक्कर की अवस्था से जैसे ही बाहर निकलेंगे, उसके बाद आप क्या काम करेंगे, आप काम करना शुरू करेंगे। मतलब आपके काम की जो कंटिन्यूटी थी वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहे, यही प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहे। मतलब स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप। ठीक है, कितने देर के लिए स्टॉप होगा ये पता नहीं है। ठीक है, कितने देर के बाद चालू होगा ये भी पता नहीं है। मतलब इरेगुलर तरीके से आपका काम चलेगा। कैसा काम चलेगा, आपका काम चलेगा इरेगुलर तरीके से। आ जाइए, रिलेटेड ऑप्शन ढूंढे। रेयरली मतलब अविरल, बड़े मुश्किल से। डिसइंटरेस्टिंगली, ठीक है, मतलब ये क्या है भाई, तो ये है बिना रुचिपूर्ण, बिना इरादा के, बिना इंटरेस्ट के। आगे इरेगुलरली, ये हो सकता है आंसर। अगला ऑप्शन देखें, रेगुलरली, नियमित रूप से, फिक्स तरीके से। तो ये मेरा आंसर होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। एक ही ऑप्शन बचा, जो भी रिलेटेड ऑप्शन हम लोग सोच पा रहे थे, जैसा हम लोग सोच पा रहे थे उससे मिलता जुलता एक ही ऑप्शन था। चलते हैं अपने अगले इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, इनफ रोप। रोप का मतलब क्या होता है, रस्सी। ठीक है, रस्सी क्या काम करता है भाई, तो लोगों को सहारा देने का काम करता है। जब हम लोग किसी गड्ढे में गिर जाते हैं या कई और तरीक़ों से रोप का यूज़ हम लोग करते हैं अपने काम को करने के लिए। मतलब रोप क्या करता है, हम लोगों को सपोर्ट देता है, मदद देता है। इनफ का मतलब क्या है, सफिशिएंट, पर्याप्त। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, आप यदि एक स्टूडेंट हैं तो आपके ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, आपके जो भी खर्चे होते हैं, मैक्सिमम टाइम अपने भारत में यही होता है कि स्टूडेंट को उसके पेरेंट्स से ही सारी मदद मिलती है। क्या मिलती है, मदद, यानी रोप। ठीक है, सपोर्ट मिलता है कहाँ से, पेरेंट्स से। ठीक है, बात समझ में आ रही है। कितना मिलता है, आपको जितना चाहिए उतना मिलता है। ठीक है, कई बार तो जितना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा भी मिलता है। जब ज़्यादा मिल जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, गलती करना शुरू करते हैं, चीज़ों का मिसयूज़ करना शुरू करते हैं। तब पढ़ाई लिखाई कम, बाकी दूसरा काम ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे सीखें। यहाँ पे तो रोप है यानी कि सपोर्ट है। सपोर्ट कितना मिल रहा है, जितना चाहिए उतना मिल रहा है। ठीक है, सफिशिएंट आपको मिल रहा है, जितना चीज़ आपको चाहिए था उतनी मात्रा में चीज़ें आपको दी जा रही है। ठीक है, अब आ जाइए, इससे रिलेटेड हम लोग आंसर को ढूंढना शुरू करें। मेनी डायरेक्टिव्स एंड ऑर्डर्स। डायरेक्टिव, निर्देश। डायरेक्टिव का मतलब निर्देश। ठीक है, ऑर्डर का मतलब आप समझते ही हैं, तो बहुत सारे निर्देश और ऑर्डर। सफिशिएंट एडवाइस मतलब सलाह। सलाह का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल द मटेरियल दे नीडेड मतलब वो सभी चीज़ें जो आपको चाहिए, सभी चीज़ें नहीं, सफिशिएंट, जितना आपको चाहिए। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर होता है। इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन मतलब आपको पढ़ने के लिए जितना पैसा चाहिए था, जो बुक्स चाहिए, जो कॉपी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आपके पेरेंट मुहैया करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आई। चलिए, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, अब इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ज़रूरत तो आपको बहुत सारी चीज़ों को होती है, नहीं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिल्में देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, मोबाइल चलाना, मोबाइल में नेट पैक यूज़ करना। ठीक है, इधर उधर सैर सपाटा करना, संडे वीकेंड आपको इधर उधर घूमने का चाहिए, टाइम पास वाला चाहिए, खाने पीने की बहुत सारे डिलीशियस चीज़ें आपको चाहिए। और यदि एक स्टूडेंट इस तरीके की हरकतें करता है, इसका मतलब कि उसका मन पढ़ाई में कभी नहीं लग रहा है, उसका दिमाग इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा है। तो आप भी अलर्ट हो जाइए। यदि आप में से कोई बच्चा इस तरीके की गलती करता है तो ऐसी गलतियों से आप बच जाइए। ठीक है, चीज़ों का सही तरीके से उपयोग कीजिए और अपनी सफलता खुद सुनिश्चित कीजिए, अदरवाइज़ आप सफलता के मार्ग से डेविएट हो रहे हैं। अलर्ट हो जाइए। नेक्स्ट आगे यहाँ चलते एट सी। सी का मतलब समंदर।
एट का मतलब में या पर, ऐसा ही आप बचपन से पढ़ते हैं हिंदी मीडियम में, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि आप कभी समंदर में हो, लाइक जैसे टाइटैनिक थी, ठीक है, तो आप समंदर में हैं, समंदर के बीचों बीच है, जहाँ कहीं भी आप हैं समंदर में, वहाँ से जहाँ तक आपकी नज़रें देख पा रही है वहाँ तक कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, केवल पानी ही पानी नज़र आ रहा हो, और ऐसे सिचुएशन में अचानक से आपका जो सी है, जो आपका शिप है वो ख़राब हो जाए, ठीक है, उस समंदर के बीचों बीच आपका जो जहाज़ था, आपका जो शिप था वो क्या हो जाए, वो ख़राब हो जाए। तो अब ज़रा आप ध्यान दीजिए, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपके साथ क्या बीतेगी। वहाँ पे आपका दिमाग बस एक ही चीज़ काम करेगा कि क्या करें कि हम इस मुसीबत से बच जाएं, ठीक है, कहाँ पे हमें ज़मीन मिल जाए ताकि हम उतर के इससे भाग जाएं, ठीक है, बात समझ में आई। मतलब आप वहाँ पे हो जाते हैं पजल्ड, आप हो जाते हैं नर्वस, आप हो जाते हैं कंफ्यूज, आप हो जाते हैं ट्रबल्ड, परेशान, ठीक है, और परेशान होते हैं तो उस परेशानी से बचने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं सब कुछ करने का प्रयास करने का आप कम से कम एफर्ट ज़रूर लेते हैं, ठीक है। आइए इनसे रिलेटेड हम लोग ऑप्शन को ढूंढे। हैप्पी मतलब खुश हो जाना, तो आप खुश हो जाएंगे समंदर में, नहीं। पजल्ड हो जाएंगे में भी हो सकते हैं, यहाँ है सैड हो जाइएगा, दुखी हो जाइएगा। भाई दुखी होना और पजल्ड होना, नर्वस होना, ठीक है, परेशान होना, सब में बहुत अंतर है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ट्रायम्फ। अब देखिए ये ट्रायम्फेंट क्या होता है भाई, विजयी होना। तो आप परेशान हैं जहाज़ के ख़राब होने से, शिप के ख़राब होने से, कि आप विजयी हो जाएंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल। हमारा एक ही ऑप्शन बना, रिलेटेड ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट। अब ये देखिए इसमें ING आप भूल जाइए। इस स्वीप का मतलब क्या होता है, झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई करना। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, यदि आप मान लीजिए लंबे समय तक घर में नहीं थे, ठीक है, आपका जो रूम है, कमरा है, मकान है, घर है, वो काफ़ी दिनों तक बंद रहा था, आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन हो, तो मान लीजिए 1 आध महीना बंद था। 1 आध महीने के बाद आएंगे तो पूरा घर, कमरा जो है एकदम गंदा गंदा आपको नज़र आएगा। आप क्या करेंगे, उसकी सफाई करेंगे। आप यदि उसमें झाड़ू मारेंगे, ठीक है, अब झाड़ू मारने के बाद का, झाड़ू मारने से पहले का जो सिचुएशन था वो कैसा होगा, बिल्कुल चेंज होगा। एक बात समझिए, स्वीप का किस किस तरीके से इडियम्स एंड फ्रेजेज में आपको यूज़ पूछा जाता है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, सारे के सारे डाउट यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे, ठीक से समझिए। तो झाड़ू मारने से पहले का आपका घर का जो सीन था, आप उसको कभी गौर फरमाइए, नोटिस कीजिए, रीड कीजिए, और झाड़ू मारने के बाद का आपके घर का जो सीन था उसको आप नोटिस कीजिए। दोनों कैसा है, कम्प्लीटली चेंज्ड है। तो एक मीनिंग ये होता है स्वीप का, ठीक है। दूसरा मीनिंग क्या होता है भाई, दूसरा मीनिंग होता है कि आम तौर पे हम लोग डेली घर में झाड़ू मारते हैं, और डेली घर में जो झाड़ू मारते हैं तो ये क्या है, एक साधारण सा काम है, डेली का काम है, ठीक है। अब ये ज़रूरी काम भी है, लेकिन ये डेली होता है, डेली होता है, यानी कि ये जनरल वर्क में काउंट किया जाता है, साधारण काम में काउंट किया जाता है। तो दूसरा मीनिंग होगा इसका साधारण से संबंधित, जनरल से संबंधित। बात समझ में आ गई। आइए रिलेटेड ऑप्शन को ढूंढने का प्रयास करें। रैश स्टेटमेंट। रैश स्टेटमेंट समझते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी मतलब रूखे शब्दों का प्रयोग करना, रूखा स्टेटमेंट दे देना, ऐसी बात कहना जिससे दूसरों को चोट पहुंचती है, दूसरे की भावना को ठेस पहुंचती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनप्रीमेडिटेटेड स्टेटमेंट, बिना सोचा समझा हुआ स्टेटमेंट, बिना सोचे समझे कुछ भी किसी को बोल गए, ऐसा। दूसरा है थॉटलेस स्टेटमेंट। थॉटलेस मतलब ऐसा कोई बात कहना जिसमें कोई थॉट नहीं हो, जिसमें कोई लॉजिकल चीज़ें नहीं हो। यहाँ आ जाइए जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। अब ये देखिए जनरल से रिलेटेड आंसर मिला, जनरल वर्क था झाड़ू मारना, उससे रिलेटेड आंसर मिला, तो ये हो गया हमारा आंसर, मतलब आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में चलें। ऑन द कार्ड्स, जैसे मान लीजिए आप अभी SSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका ज्वाइनिंग लेटर जैसे ही आपको दिखाई पड़ता है या आपके घर पे आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, जैसे ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उसके बाद अब आपका जो जॉब है वो 100% गारंटेड हो गया कि नहीं, ठीक है। लेकिन जब तक आपको पेपर पे लिखा हुआ नहीं मिलता है, आपको सॉफ्टवेयर पे कहीं आपके साइट पे, SSC के साइट पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आपको दिखाई नहीं पड़ता है, तब तक क्या आप कंफर्म हैं, नहीं है। तब तक हम लोग असमंजस में होते, पता नहीं फर्स्ट स्टेज निकाले, सेकंड निकाले, थर्ड निकाले, एंड सो ऑन, जितने भी आपके अलग अलग एग्जाम्स में स्टेजेज होते हैं, तो कितने स्टेजेस हमने क्लियर किए, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आएगा कि नहीं ये हमें पता नहीं है। लेकिन जैसे ही
फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया, ठीक है। अब हम हो गए गारंटेड, अब हम हो गए अस्योर, अब हम हो गए आश्वस्त, निश्चिंत हो गए कि अब तो मेरा सिलेक्शन होना तय है, अब तो हमें नौकरी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और यही वो दिन होता है जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, आपके परिवार को सबसे ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, रिलेटेड ऑप्शन हम लोग ढूंढें तो इसका मतलब सर्टेन हो सकता है। अब ये इविडेंट क्या होता है भाई, बच के भाग निकलना, कोई काम करने से बचना, भागना, ठीक है। ये प्रोबेबल संभावित, ड्यू बकाया, ठीक है, रिमेनिंग शेष। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आगे सी रिजेक्ट, सीधा यहाँ आते हैं हम लोग सेंटेंस को बिना पढ़े, पॉइंट ब्लैंक। अब ज़रा ध्यान दीजिए, कभी आप किसी मेला वगैरह में गए होंगे घूमने या कभी शूटिंग को आपने देखा होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये है आपका निशाना, ये है आपका निशाना, और यहाँ पे मान लीजिए ये कोई पर्सन है, यहाँ मान लीजिए कि ये कोई पर्सन है, और ये इधर बंदूक से ऐसे निशाना लगा रहा हो, ठीक है। तो ये है आपका लक्ष्य जिसमें आपको निशाना लगाना है, और इसके बीच का ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये कैसा है, ब्लैंक है, खाली है, ठीक है। मतलब आप जो निशाना लगा रहे हैं सीधा अपने लक्ष्य की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना, एकदम सीधे होना, डायरेक्ट होना, बात समझ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो ये बात अगर आपको समझ में आती है तो आइए इससे रिलेटेड आंसर हम लोग ढूंढना शुरू करते हैं। डायरेक्टली हो सकता है, एब्रप्टली अचानक, ये देखिए ब्रीफली संक्षिप्त, ये पॉइंटेडली मतलब निशाना बना के, ठीक है। तो निशाना बना के से कोई हमें मतलब नहीं, हमारा आंसर क्या था, हमारा यहाँ जो मीनिंग निकल के आ रहा था वो कैसा था, सीधा, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर डायरेक्टली। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चले हम लोग। गिव अप, देखिए गिव का मतलब क्या होता है, देना, और ये है एक फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। आप जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, राम का राज्याभिषेक होना था, ठीक है, लेकिन बाद में कई मंत्रा वगैरह वगैरह जो एक्टिविटीज हुई उसके बाद राम ने सब कुछ आसानी से छोड़ दिया, और उन्होंने अपने पिता के बात को रखने के लिए उनकी बात को फॉलो भी किया कि ठीक है हम 14 साल के वनवास पे जाएंगे, और अपना जो राज सिंहासन, उनका राज तिलक जो होना था, उन सारी चीज़ों को वो स्वेच्छा से एकदम आसानी से मुस्कुराते हुए छोड़ के चले गए। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग इंसान हैं, हम लोग ऐसा काम करते नहीं, हम लोग क्या करते हैं, तुरंत लड़ाई झगड़ा करना शुरू, अरे भाई ये तो मेरा अधिकार है। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि शिक्षा केवल अधिकार सिखाती है, शिक्षा केवल अधिकार सिखाती है, कर्तव्य नहीं। यही रीज़न है कि पढ़े लिखे आज हम सब लोग जो हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि हर घर में न्यूक्लियर फैमिली तो हो ही गई है। अब आपको दूसरे से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आप अपने घर में 2-4 मेंबर जो हैं बस उसी में आप परेशान रहिए। नहीं, विशेष रूप से देखिए जो महिला शादीशुदा होती है, पहली बार जब किसी लड़की की शादी होती है, ससुराल में जाती है, सासू माँ से उनकी बनती नहीं, दोनों में ज़बरदस्त टसन रहता है, ठीक है। बहू याद दिलाती रहती है सासू माँ को, क्योंकि आप भी कभी बहू थी, ठीक है। चलिए, तो गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। तो हम सबों को भी क्या करना चाहिए, ये जो टसन है, जिस कारण से टसन होते हैं, परिवार के मेंबर्स के बीच में जो टकराव होते हैं, मतभेद होते हैं, सबको क्या करना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। आइए ऑप्शन ढूंढना शुरू करें। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना, थोड़े समय के लिए रोक देना। अबैंडन मतलब छोड़ देना, त्याग देना। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, गोद लेना। जैसे किसी को कोई बच्चा नहीं हो तो वो क्या करता है, किसी दूसरे के बच्चे को क्या करता है, एडॉप्ट करता है। क्या करता है, एडॉप्ट करता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, अडेप्ट, ADAPT, अडेप्ट। अब इस अडेप्ट का मतलब क्या होता है, इसी अडेप्ट से बनता है अडेप्टेशन, मतलब अनुकूलन। जैसे मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का मौसम ठीक ठाक है, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप चले जाते हैं अमेरिका, आप जाते हैं रसिया, तो इंडिया और रसिया का जो क्लाइमेट है बिल्कुल अलग है, ठीक है। वो पोलर कंट्री है भाई, आप उधर जाएंगे तो उधर बहुत कड़ाके की सर्दी है। तो यहाँ के लोग वहाँ जाके, रसिया में जाके या ऐसे दूसरे क्लाइमेट में जाके उनको अपने शरीर को ढालना होता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, उनको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। लेकिन यदि उधर के लोग इधर आएँ तो बिना एसी के 1 मिनट रह नहीं सकते, उनको नहीं रखा जा सकता। गर्मी के मौसम में अपने इंडिया में जितनी गर्मी पड़ती है, ऐसे गर्मी के मौसम में 2 बजे आप उनको सड़क पे निकाल दीजिए, ठीक है, बिना एसी वाले कार में, फिर देख लीजिए उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा आपका बॉडी जो है वहाँ के एटमॉस्फेयर में, रसिया के एटमॉस्फेयर में, या रसिया वाले यहाँ हैं
तो उनका जो शरीर है उसको यहाँ के वातावरण में, माहौल में ढलने में, सीखने में टाइम लगेगा। उसको क्या कहते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं अडेप्ट। ठीक है, बात समझ में आई? उस माहौल में डालना। और ये क्या होता है? ग्रहण करना, गोद लेना। ठीक है, चलिए तो और ये अमेंड क्या होता है भाई? सुधार करना। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं, जैसे आप जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो याद कीजिए आपका राइटिंग ठीक नहीं होता था, तो आपके जो टीचर होते थे उस पर लिख के दिया करते थे इम्प्रूव योर राइटिंग। बात समझ में आ रही है? तो बाद में बच्चे क्या करते थे? बच्चे यदि सिंसियर हैं तो धीरे धीरे अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने का प्रयास करते थे, यानी बच्चों ने क्या किया? अमेंडमेंट किया। ठीक है, सुधार किया। ठीक है, तो ये होता है सुधार, परिवर्तन। तो अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन था गिव अप का मीनिंग क्या बनेगा? गिव अप का मीनिंग बना हमारा अबैंडन, छोड़ देना, त्याग देना। नेक्स्ट आगे चले, ये देखिए डन टू डेथ। जैसे पुराने ज़माने में खंजर का, तलवार का प्रयोग किया जाता था किसी का मर्डर करने के लिए, उसको मारने के लिए। आज के ज़माने में गोली बम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दोनों ही ज़माने में एक बातें कॉमन है। जैसे आप किसी को 2-4 बार तलवार ऐसे घुसा के उसके शरीर में निकाल के छोड़ दीजिए, और मान लीजिए कि हमने उसको तलवार मार दी, आज के डेट में गोली मार दी, 1-2 गोली मार दी है और मार के वहाँ से भाग गए। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम आपको। तो आप ये बात समझिए, आप आश्वस्त हो जाइए कि वो व्यक्ति मर ही गया होगा, ये कोई गारंटेड है नहीं, लेकिन आप उसको तब तक गोली मारते रहिए, तब तक तलवार या जो भी खंजर था उसके बॉडी में यूज़ करते रहिए जब तक वो पूरी तरीके से मर के ख़त्म ना हो जाए। मतलब कि आप जो काम किए वो एकदम सर्टेन, क्लियर। बात समझ में आई? आइए रिलेटेड ऑप्शन को हम लोग ढूंढें। एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है? मतलब उसको कहीं से बाहर निकालना, ऑस्ट कर देना, OUST, सस्पेंड कर देना, सैक कर देना। ठीक है, एक्सक्लूड कर देना, एक्सक्लूड। ठीक है, नेक्स्ट अटैक मतलब आक्रमण करना। ठीक है, रिमूव मतलब हटा देना, और मर्डर मतलब उसका मर्डर ही कर दिए, कन्फर्म मर्डर कर दिए। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बन गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। तब तक गोली मारे जब तक मर के वो कंप्लीट खत्म नहीं हो गया। नेक्स्ट आगे, रब हिम द रॉन्ग वे। मतलब आप ज़रा ध्यान दीजिए, आप मान लीजिए जैसे कहीं सड़क पे चल रहे हो, आपके पास घड़ी, मोबाइल ये सब कुछ नहीं हो, आपको किसी से टाइम पूछना हो। ठीक है, रब का मतलब क्या होता है? रगड़ना, खुरचना। ठीक है, तो आपको यदि किसी व्यक्ति से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उससे यदि आपको टाइम पूछना हो तो आप उसके बाजू में जाइए। सही तरीका है कि सर या मैडम कृपया आप हमें समय बताने का कष्ट करेंगे क्या? आप इस तरह के पोलाइट शब्दों का प्रयोग करेंगे, सामने वाला तुरंत आपको टाइम बताएगा, हाँ या ना। लेकिन आप उसके पास चले जाइए और उसके बाल को ऐसे खुजलाइए आगे पीछे कहीं से। ठीक है, हाथ को ऐसे खुजला दीजिए, गाल को ऐसे छू दीजिए और पूछिए भाई साहब टाइम कितना हो रहा है। सामने वाला इंसान गुस्सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इस तरीके से आपने उसके साथ गलत बिहेव कर दिया, हाँ या ना। यही है इसका मीनिंग, रब हिम द रॉन्ग वे। तो यहाँ हिम हो, हर हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रब द रॉन्ग वे, गलत तरीके से किसी को कुरचना, यानी किसी तरीके से किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करना। तो सामने वाला क्या होगा? नाराज़ होगा, गुस्सा होगा, आपकी डांट लगाएगा, फटकार लगाएगा। ठीक है, तो नाराज़ होना, गुस्सा होना, डांट फटकार। ठीक है, इससे रिलेटेड आइए ऑप्शन को ढूंढे हम लोग। एनकरेज मतलब आप किसी को एनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं। ठीक है, बढ़िया है, करो और करो। अब्यूज़ है मतलब किसी को गाली देना या किसी की निंदा करना। फ्लैटर मतलब चापलूसी करना। ठीक है, और नुआई मतलब किसी को नाराज़ करना। तो सामने वाला क्या होगा? गुस्सा होगा, नाराज़ होगा। तो हमारा आंसर क्या बना? आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगले में चलें। अगला देखिए क्या है? टाइट कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब क्या होता है? कोना। टाइट का मतलब जैसे कई बार होता है कि कोई किसी दुश्मन से भाग के किसी कोने में छुप गया। ठीक है, और वहाँ पे जाके कोने में वो छुपा है और सामने वाले के पास कोई बॉक्स हो, डब्बा हो, उसको ऐसे घसीटते हुए ले जा रहा हो। ठीक है, बेचारा दब गया हो कोने में और बहुत ज़्यादा दब गया हो। ठीक है, फिर भी जान बचाने के लिए डर से कुछ बोलने का प्रयास नहीं करा। मतलब क्या? मतलब ये कि सामने वाला जो है बहुत ज़्यादा संकट में है, मुसीबत में है, प्रेशर में है, परेशानी में है। आइए इससे रिलेटेड आंसर हम लोग ढूंढें। इन अ क्लोज रूम, किसी बंद कमरे में होना। इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में, हालात में होना, ये हो सकता है। इन अ स्मॉल फील्ड, इसका फील्ड से कोई वादा नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। इन अ मीडो, मीडो क्या होता है भाई? तो मीडो होता है घास का मैदान। मीडो क्या होता है? घास का मैदान। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमारा आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़े, यहाँ से अगले में चलते हैं। यहाँ देखिए वाइल्ड गूचेस। ये देखिए गूज क्या होता है? गूज का मतलब बत्तख या हंस। आप मान लीजिए कोई एक पक्षी है, ठीक है, एक बर्ड है।
अब बर्ड कैसा है, वाइल्ड माने जंगली। चेस का मतलब क्या होता है, पीछा करना। तो मान लीजिए आप कभी किसी जंगल में गए हैं, वहाँ पे आपको कोई सुंदर सा जानवर, चिड़िया, कुछ भी आपको दिखाई देता है, आप उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर दिए। वो जहाँ भाग रहा है, जिधर भाग रहा है, बस आप उसके पीछे भागते हुए चले जा रहे हैं। इस तरीके के हरकत से हम लोगों को कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। मतलब इस तरीके का यदि हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जंगली जानवर को हम घर में ला के रख भी नहीं सकते, ठीक है, जंगली चीज़ों को हम लोग घर में ला के रख भी नहीं सकते, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो हमारे काम का नहीं होता, ठीक है। जंगली को पालतू नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। रेयर केस में कहीं कहीं आप सुनिएगा, कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। आम तौर पे हमारे आपके जैसे जो साधारण जनमानस हैं, जो साधारण लोग हैं, ये लोग ऐसा काम नहीं कर पाते, ठीक है। हम लोगों के लिए ऐसी चीज़ें मना भी की गई है, बात समझ में आ रही है। तो यदि आप इस तरह की हरकत करते हैं, आप इस तरीके का प्रयास करते हैं, तो आपका जो प्रयास होगा वो कैसा होगा, वो यूजलेस है, बेकार का है, ठीक है, फालतू का है। आइए रिलेटेड ऑप्शन ढूंढे। फ्रूटफुल हंटिंग, मतलब फ्रूटफुल हंटिंग आप करते हैं, मतलब आप बढ़िया शिकार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूटाइल सर्च। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूजलेस। क्या होता है, यूजलेस, ठीक है। अब ये जेन्युइन एफर्ट, मतलब बिल्कुल सही प्रयास करना। नेक्स्ट अगला है आइडियल सीकिंग, मतलब किसी आदर्श चीज़ को ढूंढना, अच्छे चीज़ को ढूंढना। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला देखिए डज नॉट होल्ड वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है, पानी। होल्ड का मतलब क्या होता है, मेंटेन करना, बनाए रखना। मतलब आप किसी चीज़ के पानी को बनाए रखें, यानी उसके गरिमा को बनाए रखें, उसको गरिमा को कंटिन्यू रखें, मेंटेन रखें। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी बड़े फेमस पर्सन है, ठीक है, बड़े समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन आप यदि पढ़ लिख के कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जो मर्यादा है, उनका जो सम्मान है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आप यदि पढ़ लिख के एक अच्छे ऑफिसर बनते हैं, एक अच्छे पोस्ट पे आप सिलेक्टेड हो जाते हैं, तो पिताजी के बाद भी आपके परिवार की या आपके समाज की जो महिमा थी वो सब क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी। नहीं भाई, उनका जो लड़का था वो बड़ा अच्छा इंसान है, वो भी अच्छे इंसान थे, और उनसे अच्छा तो उनका लड़का निकल गया, देखिए कितना बढ़िया एसएससी में जॉब करता है, ठीक है। चलिए, तो अब इससे रिलेटेड आइए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ढूंढना शुरू करें। चूँकि यहाँ पे डज नॉट लगा हुआ है, यानी कि ये नेगेटिव बना रहा है इसको, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ हम लोग इसका मीनिंग निकालना शुरू करें। डज नॉट डिजर्व एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन क्या होता है, प्रशंसा, ठीक है। तो प्रशंसा से इसका कोई वास्ता नहीं है। डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करना, रिक्वायरमेंट से इसका कोई वास्ता नहीं है। कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी वैल्यूड, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। भाई कीमत से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपका जो प्रतिष्ठा था वो बना हुआ नहीं रहेगा। यहाँ डज नॉट लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव हो गया। यहाँ प्रतिष्ठा बनाए रखना, तो यह प्रतिष्ठा बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना, ठीक है। और ये नेगेटिव था, तो ये नेगेटिव, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला देखिए हमारा क्या है, तो अगला है ऑन द कफ। ऑन द कफ, देखिए कॉलर एंड कफ, कॉलर एंड कफ। तो कॉलर यहाँ आपको दिख रहा है और ये होता है कफ, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑन द कफ, पुट इट ऑन द कफ। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग कहीं से सामान कुछ खरीदते हैं, मान लीजिए किराना दुकानों, मिठाई दुकानों, कुछ भी हो, आप यदि वहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं, कभी आपके पास पॉकेट में पैसे कम हैं, आपको जो सामान लेना था ले लिए, और जो रिमेनिंग पैसे बच गए, तो हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं भैया 1-2 दिन के बाद ले लेना, कल ले लेना, ठीक है, लिख लेना इसको अपने कॉपी में, ठीक है। बात समझ में आई। मतलब क्या किया हम लोगों ने कहा कि इसको क्रेडिट पे दे दीजिए, उधार दे दीजिए, ठीक है, अभी नहीं देंगे हम, इसका पैसा आपको बाद में देंगे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो गया क्रेडिट पर। क्या हुआ, ये हो गया क्रेडिट पर, उधार, विश्वास पर, भरोसे पर, ठीक है। आइए ऑप्शन ढूंढे, ऑन क्रेडिट, ये हो सकता है। अगला ऑप्शन देखें, ऑन हिज बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में देना, ये होगा नहीं। अगेंस्ट हिज क्रेडिट कार्ड, इसका क्रेडिट कार्ड से कोई वास्ता नहीं है। ऑन हिज फ्रेंड्स अकाउंट, दोस्त के अकाउंट में, इससे भी इसका कोई वास्ता नहीं है। अब एक ही आंसर बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन के आउट एंड आउट। जैसे अभी देखिए एक मुद्दा बड़ा गर्म था, चाइना और ताइवान का इशू, ठीक है, चाइना और ताइवान का इशू। चाइना ने क्या किया था, चारों तरफ से अपने आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ताइवान को चारों तरफ से क्या किया, घेर लिया। बात समझ में आ रही है, चारों तरफ से क्या किया, उसको घेर लिया, ठीक है।
अब जब उसको घेर लिया तो घेरने के बाद क्या हो रहा है भाई, उसको धमकाया जा रहा है, ठीक है, उसके ज़मीन के ऊपर से अपने फाइटर प्लेन वगैरह को उड़ाया जा रहा है। तो आउट एंड आउट का मतलब चारों तरफ से, आउट एंड आउट का मतलब क्या होता है, आउट का मतलब बाहर, आउट एंड आउट मतलब बाहर से या बाहरी तरीके से उसके सरकमफरेंस परिधि के अकॉर्डिंग उसको चारों तरफ से घेरना, ये होता है आउट एंड आउट। क्या होता है, आउट एंड आउट। आइए आंसर ढूंढना शुरू करें। सिंपली, सिंपली का मतलब सामान्य तौर पे कोई मतलब नहीं, स्लाइटली थोड़ा बहुत कोई मतलब नहीं, मियरली मतलब ओनली, मरली ओनली केवल, टोटली मतलब कंप्लीट बिल्कुल, ठीक है, चारों तरफ से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्या, व्हाइट एलिफेंट है। सबसे पहले एलिफेंट सामान्य तौर पे कैसा होता है भाई, तो एलिफेंट का कलर होता है सामान्य तौर पे ब्लैक। लेकिन व्हाइट एलिफेंट यदि आपको कहीं मिल जाए तो ये वही बात हो गई कि कोई नायाब चीज़ आपको मिल गया, और कोई भी आपको नायाब चीज़ मिल जाए तो याद कीजिए ये जो था आपका व्हाइट एलिफेंट, इसको हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है भाई। पहले क्या डिस्कस किए थे, कहाँ, CHSL का जो आपका इडियम एंड फ्रेजेस चल रहा था पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वहाँ पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। ये CHSL 2021 का जो वैकेंसी था, जिसका पेपर आपका हुआ था 2022 में, ये 22 में भी रिपीट किया गया था। यही हम आपको बताते रहते हैं। वो कैब आपको SSC में देखने को बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन अब तक आप याद करके देखिएगा, इस बात को आप नोटिस कीजिएगा कि अब तक आपने हमसे इस YouTube चैनल पे जितने भी वो कैब पढ़े हैं, उसमें अभी तक में जितने वो कैब के सेशन आपके हुए, उसी में से बहुत सारे वर्ड रिपीट कर गए, या तो क्वेश्चन में या ऑप्शन में, कहीं ना कहीं वो सब रिपीट करने शुरू कर गए, ठीक है, यही होता है। इसीलिए हमने आपको बोला था कि मान लीजिए कि आपको आपके क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर में 10,000 वर्ड्स दिखाई पड़ते हैं, तो आपको मैक्सिमम 4,000 ही याद करना है, बाकी 6,000 टाइम तो वो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाइट एलिफेंट, इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो ये कैसा होता है भाई, तो ये मुश्किल से भरा हुआ चीज़ होगा, कीमती चीज़ होगा, इससे आपको प्रतिष्ठा भी मिलती है कि आपके पास कोई नायाब चीज़ है। ये परेशानी का सबब भी होता है, क्योंकि जो कह सकते हैं रॉबर्स वगैरह होंगे या इस तरीके के जो ईर्ष्यालु लोग होंगे, जो आपसे जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो इसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। अब वो इसको प्राप्त करने का, आपसे छीनने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए परेशानी होगी। दूसरी बात, ये कॉस्टली भी होगा। जो नायाब चीज़ें हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा महंगी होती है, कॉस्टली होती है, कीमती होती है, ठीक है, ठीक है। और तीसरा कि इसको रखने में आपको परेशानी भी होता है। तो अब आइए इन्हीं से रिलेटेड ऑप्शन हम लोग ढूंढें। रेयर आर्टिकल मतलब दुर्लभ, एक प्रकार से कह सकते हैं दुर्लभ वस्तु, दुर्लभ चीज़। अगला यूजफुल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका ट्रांसपोर्ट से कोई वास्ता नहीं है। कॉस्टली एंड ट्रबलसम पॉसेशन, ठीक है, ये हो सकता है। अगला प्राउड पॉसेशन, ये प्राउड नहीं होगा। तो अब हमारा आंसर क्या बन गया, अब हमारा आंसर बन गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये कैंसिल, आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले में, फेयर एंड स्क्वायर। देखिए फेयर लोग कैसे होते हैं, तो लोग दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे लोग जो ईमानदार, दूसरे लोग जो बेईमान, जो करप्ट है, ठीक है। जो करप्ट है वो कुछ भी करके अपने फ़ायदे की बात करता है, जिससे उसको अपना प्रॉफिट हो सके, ठीक है। फेयर लोग क्या करते हैं भाई, उसका अपना प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा जस्टिस करने का प्रयास करता है, अपना प्रॉफिट और लॉस नहीं देखता, ठीक है। तो फेयर का मतलब क्या हो गया, ऑनेस्ट। फेयर का मतलब क्या हो गया, ऑनेस्ट, ठीक है। आइए रिलेटेड ऑप्शन ढूंढें। एक्टिव सक्रिय, कोई मतलब नहीं है। ऑनेस्ट, हाँ ये हो सकता है। ऑथोरिटेटिव, ये होगा नहीं। बिजनेस से इसका कोई वास्ता नहीं है। एक ही आंसर बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, नो लव लॉस्ट, ठीक है। देखिए इसका सेंटेंस में कैसे मीनिंग निकालते हैं, देयर इज़ नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में किसी भी दो देश के बीच में नो लव लॉस्ट, मतलब उसका जो प्यार था वो खोया। लव का मतलब प्यार, लॉस्ट का मतलब ख़त्म हो जाना, खो जाना, ठीक है। और नो का मतलब नहीं, ठीक है। तो उसका जो प्यार था वो खोया नहीं है, ठीक है। तो प्यार होना दो देश के बीच में या दो व्यक्ति के बीच में मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दोनों के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं, ठीक है, रेस्पेक्टफुल है दोनों के एक दूसरे के प्रति। और ऐसा नहीं होना मतलब दोनों के अच्छे टर्म्स नहीं है। तो नो लव लॉस्ट का मतलब वही होता है कि अच्छे संबंध नहीं होना। आइए ढूंढना शुरू करें। स्टॉप लविंग, प्यार करना बंद कर देना, ऐसा होगा नहीं। फॉर्मिंग अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप बनाइए, ये भी मतलब नहीं है। नॉट ऑन गुड टर्म्स, ये हो सकता है। अगला हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, इसमें अंडरस्टैंडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं प्ले अ हैवॉक। ये देखिए हैवॉक क्या होता है, हैवॉक यानी कि प्रलय। अब जरा ध्यान दीजिए, जब प्रलय आएगा तो हम सब कैसे हो जाएंगे, मुसीबत में चले जाएंगे। ठीक है, हम सबों की जो धरती है, प्यारी धरती है, अर्थ है अपना, ये कैसा हो जाएगा, ये संकट में पड़ जाएगा। ठीक है, आइए रिलेटेड ऑप्शन को ढूंढे हम लोग। कॉज्ड डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन विनाश, तो विनाश का कारण होना हो सकता है। कॉज्ड फ्लड मतलब हैवॉक आएगा तो फ्लड ही आएगा, ये कोई गारंटी थोड़ी है भाई, धरती फट सकती है और हम सब लोग अंदर जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, कॉज डिजीज़, डिजीज़ से इसका कोई मतलब नहीं है। कॉज हार्डशिप, कठिनाई परेशानी, ये तो होगी ही, लेकिन किस तरीके की होगी ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये परेशानी केवल कठिनाई नहीं होगी, ये तो पूरा का पूरा हैवॉक आएगा तो पूरा का पूरा प्रलय होगा, विनाश होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये देखिए ग्रीन थंब, ग्रीन का मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए, ग्रीन जहाँ कहीं भी मिले, ग्रीन का मतलब क्या है, वो वेजिटेरियन, शाकाहारी, खेती, इससे रिलेटेड है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए ग्रीन थंब, अब हरा अंगूठा किसका होगा। सबसे पहले आप ज़रा ध्यान दीजिए, जो किसान हो, जो मेहनती किसान है, ठीक है, तो कई लोगों को देखिएगा कि सब्जी लगाते हैं खेत में और उनके खेत में देखिएगा तो घास कहीं नामो निशान उसका नज़र नहीं आता है। ठीक है, हालांकि ये जो वाइट वाला टेंट लगा के खेती करते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसा वो नहीं करता। ओपन जो साधारण किसान है वो साधारण किसान ही रहेगा, लेकिन उस खेत की इतनी बार वो कुड़ाई करता है कि उसमें घास कहीं उग ही नहीं पाता। जैसे ही घास उगने वाला उसके पहले उसकी फिर से कुड़ाई हो जाती है। ठीक है, कल्टीवेशन हो जाता है उसका, किससे, खुरपी से, छोटे छोटे टूल्स होते हैं उसका यूज़ करके। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, तो ग्रीन थंब क्या होता है भाई, तो ग्रीन मतलब ऐसा किसान जो बहुत मेहनती हो, ऐसा किसान जो बहुत मेहनती हो, बहुत अच्छे तरीके से खेती करना जानता हो। ठीक है, ग्रीन थंब मतलब हरा अंगूठा, उसके हाथ क्या होंगे, कुड़ाई करते करते, पौधे के साथ हमेशा काम करते करते उसके हाथ में देखिएगा तो ग्रीनरी टाइप का बना रहेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ, अब चूँकि आप दिन भर घास नोचिएगा, घास कैसा होता है, हरा, पौधे कैसे होते हैं, हरे। ठीक है, तो उसका हाथ जो है कहीं ना कहीं वो हरा हरा आपको दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं कि एक अच्छा किसान है, किसानी करना, खेती करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। ठीक है, बात समझ में आई। आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं। वंस नेल्स आर पेंटेड ग्रीन मतलब किसी का नाखून पीला भी है, तो लड़की लोग का काम है भाई, हरा लगाओ, पीला लगाओ, कभी काला लगाओ, कभी ब्लू लगाओ, जैसा लगाना हो लगाओ, इससे इसका कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, वन इज़ आर्टिस्टिक, ठीक है, आर्टिस्टिक। अब आर्टिस्टिक मतलब कलाकार होना, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, कला से इसका कोई वास्ता नहीं है। टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, गार्डनिंग वही हो गई, खेती हो गई, तो उसमें उसका इंटरेस्ट हो, ये हो सकता है। अगला वन एज अ ग्रीन टैटू, अब ये देखिए टैटू से इसका कोई वास्ता नहीं है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आए। अगला क्वेश्चन देखिए हेल्टर स्केल्टर। अब ये देखिए हेल्टर का मतलब क्या होता है, अस्त, स्केल्टर का मतलब होता है व्यस्त, अस्त व्यस्त मतलब जरा ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों का लाइफ का जो शेड्यूल हो, विशेष रूप से आपका जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहा होता था या आपका जब बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा होता था, उस समय आपको कुछ समझ में नहीं आता, बस एक ही बात समझ में आता है हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि अच्छा मार्क्स हमें आ जाए, हमारा एग्ज़ाम अच्छा चला जाए। ठीक है, तो उस समय आपके घर में आपकी जो चीज़ें थी पढ़ने लिखने की या और भी जो आपकी यूज की चीज़ें हो, वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे रखते हैं, एकदम अस्त व्यस्त। आपका रूम, आपका कमरा कैसा रहता है, अस्त व्यस्त रहता है, मतलब पूरा डिसऑर्डरली वे में मैनेज्ड होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ प्रॉपरली मैनेज्ड वहाँ पे नहीं होता है, कोई भी चीज़ प्रॉपरली आपको दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड ऑप्शन हम लोग ढूंढें। इन अ ग्रेट फियर मतलब बहुत भयभीत होना, बहुत डरा हुआ होना। इन अ हास्ट माने जल्दबाजी में होना। यहाँ ये इन डिसऑर्डरली हेस्ट मतलब जल्दबाजी में होना, अजीबोगरीब तरीके से होना। इन अ ग्रेट सौरो, सौरो से इसका कोई वास्ता नहीं है, फियर से कोई वास्ता नहीं है, इन हेस्ट से कोई वास्ता नहीं है। अब ये डिसऑर्डर इसमें इंक्लूड है, इसलिए ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बाय लीप्स एंड बाउंड। लीप्स एंड बाउंड तो आप बचपन से जानते हैं, दिन दुगना रात चौगुना, तरक्की करना। अब आ जाइए इससे रिलेटेड ऑप्शन देखिए, स्लोली से कोई वास्ता नहीं, स्ट्रांगली कोई वास्ता नहीं, पीसफुली शांति से इसका कोई रिश्ता नहीं, इसका एक ही वर्ड से रिश्ता है, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिए, हरकुलियन टास्क। अब ये देखिए हरकुलियन टास्क क्या होता है, एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम। हरकुलियन टास्क क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क। जैसे विशेष रूप से
ऐसे बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश से उनका अभी तक, कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका ग्रेजुएशन तक इंग्लिश से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए इंग्लिश पढ़ना क्या होता है, हरकुलियन टास्क होता है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड बायोलॉजी से बिलोंग करता है, जिसका इंटर में बायोलॉजी रहा था, ठीक है, +1 +2 में बायोलॉजी रहा था, तो बायोलॉजी वाले का, कॉमर्स वाले का भी मैथ बहुत वीक होता है, बायोलॉजी वाले का तो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो उनके लिए मैथ सीखना क्या होता है, हरकुलियन टास्क होता है। छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन हम लोगों से नहीं बनेगा, छोटे छोटे जो वर्ड प्रॉब्लम है ये भी हम लोगों से नहीं बनते, ठीक है। तो उनको उसमें क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है। मेहनत कर कर के बच्चे इंप्रूव करते हैं और अपना सिलेक्शन करवाते हैं। और विशेष रूप से ये सारे एग्जाम्पल्स आपको भरे हुए दिखाई देंगे कहाँ पे, एसएससी में, क्योंकि एसएससी में आपको कॉमर्शियल मैथ भी पढ़ना है, जनरल मैथ भी पढ़ना है, साथ साथ एडवांस मैथ भी पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, मैथ भी अच्छा नहीं होता, दोनों का दोनों सब्जेक्ट उनका ख़राब है, लेकिन फिर भी बच्चे इतने मेहनती होते हैं कि हार्ड वर्क कर करके और बच्चा कुछ दिनों के बाद अपना सारा का सारा पेपर ठीक करता है। इंग्लिश में आप देखिएगा कि बच्चे 200 में 200 लाते हैं, 200 में 194, 195 ऐसे लेके आते हैं। सीजीएल के मेंस की बात करें, ठीक है। और इसी तरीके से आप उनको मैथ में भी देखिएगा, मैथ में भी उनका बहुत अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। और बच्चा क्या होता है, फाइनली सिलेक्ट होता है, बच्चा बनता है, क्या बनता है भाई, तो बच्चा बनता है आईटी इंस्पेक्टर। क्या बनता है, आईटी इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ऐसे ऐसे रैंक में बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोग भी ऐसा ही कुछ करेंगे और ऐसा ही कुछ जज्बा दिखाएंगे और आप भी आईटी इंस्पेक्टर बनने का प्रयास करेंगे, प्रिवेंटिव बनने का प्रयास कीजिए। हम तो चाहेंगे कि आप प्रिवेंटिव बनिए, स्कोर और अच्छा लाइए, आप प्रिवेंटिव बन के दिखाइए, ठीक है। चलिए, तो हरकुलियन टास्क क्या होता है भाई, कठिन काम होता है। आइए कठिन काम से रिलेटेड ऑप्शन ढूंढें। वर्क ऑफ नो वर्थ मतलब किसी काम का नहीं होना, एफर्टलेस जॉब मतलब बिना प्रयास का जॉब, ठीक है। ये आ जाइए, अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट एफर्ट मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की, परिश्रम की, मेहनत की ज़रूरत हो। अगला है, अ वर्क रिक्वायरिंग वेरी ग्रेट इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस नहीं चाहिए आपको, ग्रेट एफर्ट चाहिए। तो हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और देखें, गेट द सैक। अब ये देखिए सैक का मीनिंग क्या होता है, गेट का मतलब आप समझते हैं, ये गेट का है पास्ट टेंस, ठीक है। अब ये सैक का मतलब क्या होता है, तो सैक का मतलब नाउन के रूप में होता है बोरी। सैक का दूसरा मीनिंग वर्ब के रूप में होता है ऑस्ट। क्या होता है, OUST, ऑस्ट मतलब थोड़े समय के लिए उसको कहीं से बाहर कर देना, हटा देना, निकाल देना। अब गेट द सैक का मतलब क्या, उसको निकाल दिया गया, निकाल दिया गया कहीं से, किसी समूह से, किसी ग्रुप से, किसी टीम से, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढे, रिजाइंड, रिजाइन करवा दिया गया, ठीक है, या रिजाइन कर दिया। वॉज डिमोटेड, डिमोट का कोई मतलब नहीं है, प्रोमोट का अपोजिट है डिमोट। गेट रेड ऑफ, किसी चीज़ से मुक्ति मिलना, आज़ादी मिलना, कोई मतलब नहीं है। वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम, कहीं से उसको डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो यहाँ तक था हम लोगों का आज का जो सेशन था, उसमें वोकैब का सेशन, ठीक है। तो आज के अपने इस ईडियम के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे के और ईडियम्स के लिए हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या इस वीडियो में आपको कुछ भी चीज़ें अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का या करवाने का आप इसका प्रयास कीजिए। तो इसके बाद मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।